बदलते भारत की शान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया एक और बड़ा निर्णय। रबी की सभी 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा। मसूर में सबसे अधिक 500 रुपए, गेहूं में 110 रुपए तो सरसों के मूल्य में 400 रुपए की वृद्धि। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी होने पर किसानों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। इस मदद को दीपावली से पहले बोनस के रूप में देख रहे हैं किसान। प्रधानमंत्री ने सोमवार को 16,000 करोड़ रुपए खातों में किए थे ट्रांसफर। देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार ग्लोबल ओकरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। लोगों को भिंडी की फसल के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही इसके वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देना कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य। राजस्थान में बाजरे के समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की किसान सभा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सरकार को किया आगाह। कहा, बाजरे की समय पर खरीद नहीं हुई तो होगा 3,300 करोड़ रुपए का नुकसान। पंजाब सहित NCR के कई क्षेत्रों से आ रही है पराली जलाने की खबरों ने दिल्ली वालों की बढ़ाई चिंता। सर्दियों की शुरुआत से पहले ही दिल्ली के कई क्षेत्रों में गिरा वायु गुणवत्ता सूचकांक। सोमवार को भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में दर्ज की गई बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि करने का फैसला किया गया है। जौ में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। चना में 105 रुपए की वृद्धि की गई है। मसूर में सबसे अधिक 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरसों का MSP 400 रुपए बढ़ाया गया है। कुसुम में 209 रुपए की वृद्धि की गई है। रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं में वृद्धि 110 रुपया की गई है। जौ में 100 रुपया वृद्धि की गई है। चना में 105 रुपया MSP की वृद्धि की गई है। आपको ऐसे बताता हूँ, गेहूं में 110 रुपया वृद्धि की गई है। 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपया किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन में भाग लेने आए देश भर के किसान व कृषि स्टार्टअप उद्यमियों ने इस सम्मेलन को किसानों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए अपने अपने अनुभव उनसे साझा किए।
इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अभी कृषि विज्ञान केंद्र जो है या विभाग है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर काफ़ी काम कर रहा है। उसके माध्यम से हम किसानों को ट्रेनिंग्स देते हैं स्किल ओरिएंटेड, और स्किल ओरिएंटेड से इस तरीके से किसान, जैसे अभी हमारे सामने जो किसान हैं, इस तरीके के कई किसान आगे आ रहे हैं और अपना प्रोड्यूस खुद बेच करके जो प्रॉफिट बड़ी हुई कंपनियां कमाती है उस पैरेलल में वो भी खड़े हो रहे हैं। आज हनी के पूरे एफपीओ बन रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वो मिला करके पूरे किसान भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मोदी जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ये ड्रोन के बारे में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ सभी लोग ने, और everyone's very interested in knowing about the drone technology। और अभी भी मोदी जी बहुत सारे सब्सिडीज़ और ये सभी रिलीज़ किया है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी सेव सेव कर सकता है, और पेस्टिसाइड स्प्रेइंग भी कम समय में कर सकता है। बढ़िया मेरे को लगे है, और प्रधानमंत्री बात सुन के बड़ा जुस्सा रहा है। एक तो खाद जिन भारतीय नामों खाद कर दी, और भी कई चीज़ बताई है। जे तरिया आप किसाना 2-2 हज़ार रुपया 12वीं किस्त मांग रही है, और पब्लिक आई है, देखिए अस्पताल भी देखिए बहुत नई चीज़ें हैं। तो मैं भी यह सोचा भाई नई चीज़ आके और अपनावांगा। मैडम देखें, पिछले 26 साल से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में मेरी काम की तारीफ की है, उसका तो मैं जितना जिक्र करूँ उतना कम है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे जो ये प्लेटफार्म मिला है यहाँ पर, है ना, पूसा यूनिवर्सिटी ने मुझे जो प्लेटफार्म दिया, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो ये मशीन है मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन, एक ही मशीन में हम 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस मशीन में हम जूस, जेल, जैम, केचप, शैम्पू, हैंड वॉश, स्किन जेल, एसेंशियल ऑयल, एरोमेटिक ऑयल, नहाने का साबुन, हम जो भी हमारे फार्मेसियाँ हैं, फूड इंडस्ट्री है, किसान भाई हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी को हम इस मशीन को चलाने की ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि वो लोग अपना एक स्टार्टअप कर सकें। हम लोग हमारे 18 गांवों में आदिवासी महिलाएं जंगल से अपने फलों को कलेक्शन करती है, और हमने एक गांव में 35 महिलाओं के ग्रुप बनाए हुए हैं, जो जंगल से पहाड़ों से कलेक्शन फ्रूट को, जो सीजनल फ्रूट है जामुन, सीताफल, उसको पेड़ों से तोड़ के लाती है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद उन्हीं महिलाओं से, उन्हीं आदिवासी महिलाओं से हम विलेज में उनको प्रोसेस करवाते हैं। उदयपुर में पूरा मेवाड़ बेल्ट में जितने भी फ्रूट्स बनते हैं उनकी हम प्रोसेसिंग करते हैं पूरा, और प्रोसेसिंग करके उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और लोगों की हेल्दी लाइफ भी बनाते हैं, और आदिवासी लोगों की लाइवलीहुड भी सुधारते हैं। और उसके अलावा हम नेचर्स को भी, एनवायरनमेंट को भी हम प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि वो आदिवासी महिलाएं पहले जंगल काट के बेचने जाती थी, अब उनको उनका मूल्य मिलने लगा उनकी चीज़ का, तो उनके मूल्य मिलने से उनकी भी ज़िंदगी सुधरी। आज वो जंगल नहीं काट रहे। भारत के किसान यहाँ आए हैं, यहाँ नई तकनीकी, जो कृषि संबंधी नई तकनीकी है उसकी जानकारी भी मिली है। किसानों में जो यहाँ आए हैं उनमें सब में बहुत बड़ा उत्सव। जो पीएम साहब का जो इवेंट है, इसमें हमारा स्टार्टअप है, इसका नाम यहाँ पे हमने स्टॉल रखा हुआ है। हमारा स्टार्टअप किसानों की मदद कर रहा है खेत से सीधे मंडी में फसल बेचने में। तो हमारी एक एग्रोवेव किसान ऐप है, जिस ऐप से किसान सीधे मंडी के जो रेट्स हैं वो कंपेयर कर सकता है। किसान को पता लगेगा कि उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे कि एग्रोवेव हमारे फार्म पे ही गाड़ी पहुंचाता है, तो उससे किसान को सीधी सुविधा है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सीधा मंडी के लिए अगर अपने फार्म पे कुछ बेचना चाहता है तो सीधा अपने फार्म पे गाड़ी बुक करे और तभी की तभी उसको गाड़ी मिल जाएगी। We deal mostly with flowers, fresh cut flowers, dry flowers and potted live plants, and our company acts as the main aggregator or mediator. We procure the products from the back-end farmers and we help them in marketing their products. हमने सोचा कि इस जो गुलाबी सुंडी है इसका निदान कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक जापानीज टेक्नोलॉजी PI फाउंडेशन के माध्यम से हमें पूरे देश में 1300 एकड़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें PB नोट करके टेक्नोलॉजी है। आज करीब 2022 में हमने 1300 एकड़ के ऊपर देश के 16 जिलों में 19 क्लस्टर, हर एक क्लस्टर है 65 एकड़ के ऊपर, बहुत ही बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो देश का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें साउथ एशिया बायोटेक सेंटर, CICR नागपुर, PI इंडस्ट्री और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमारे साथ जुड़े हैं। ये है कि मीठी क्रांति की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो मधुमक्खी पालन से हमारे फसलों की पैदावार बढ़ती है, किसानों की आमदनी दुगनी होती है। दूसरे शहद जैसी, अमृत जैसी चीज़ मिलती है जब पॉलिनेशन कराती है मधुमक्खी, तो अमृत जैसी चीज़ मिलती है जब हमारे उसको जो नागरिक खाते हैं तो उनका हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मेडिकल का पैसा बचता है।
और भारत में भिंडी की फसल को बढ़ावा देने के साथ इसके वैश्विक स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से राजधानी दिल्ली में पहली बार ग्लोबल ओकरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चली इस सम्मेलन में देश और दुनिया के 200 से भी अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। लेडीज फिंगर के नाम से मशहूर भिंडी या ओकरा की खेती उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में बहुतायत में की जाती है। भिंडी की खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से राजधानी नई दिल्ली में पहली बार ग्लोबल ओकरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सम्मेलन के विषय पर मीडिया से बात करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक प्रसार और शाकीय विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर ने कहा कि भिंडी की खेती में तकनीकी नवाचार और वैश्विक बाजार को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ स्पष्ट रूप से देखने को मिली कि भारतवर्ष भिंडी के लिए अग्रणी देश है और भारत के पास इसके उत्पादन करके निर्यात करने की, बीज के निर्यात की और फलियों के निर्यात करने की अपार संभावनाएं हैं। इससे हमारे जो किसान हैं उनको आमदनी का अतिरिक्त जरिया मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार का अवसर होगा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में एक कदम होगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक होंगे, एक्सपोर्टर होंगे और इससे हमारे किसानों को फायदा मिलेगा। डॉक्टर BS तोमर ने कहा कि पहली बार आयोजित हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सफल रहा है, जिसमें कृषि वैज्ञानिक और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने विभिन्न 9 सत्रों में अपने विचार रखे। उन्नत किस्मों का विकास करें, संकरों का विकास करें या आज की जो आधुनिकतम टेक्निक है जीनोम एडिटिंग, जीन एडिटिंग को लेकर के किस प्रकार से ओकरा के अंदर हम कार्य अनुसंधान के कार्य तैयार करें। इसके अतिरिक्त जो है किस प्रकार से इसके उत्पादनता में वृद्धि की जा सकती है, उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और साथ ही साथ किस प्रकार से गुणवत्ता का बीज पैदा हो, किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज मिले और उसकी कीमत कम हो, किसानों को सीधे फ़ायदा कैसे हो सकता है, इसके ऊपर अनेक वैज्ञानिकों ने विचार व्यक्त किए। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में इजिप्ट, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, नाइजीरिया, इसके अलावा देश विदेश से आए 200 से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और भिंडी की फसल के उत्पादन, व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा की और उसे आगे बढ़ाया। लेडी फिंगर के नाम से मशहूर और पोषण गुणों से युक्त भिंडी की फसल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ओकरा ग्लोबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर इस तरह के सम्मेलन का आयोजन होने से एक और जहाँ देश में भिंडी की फसल को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इसके निर्यात बढ़ने से किसानों को इसके वाजिब दाम मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर अभय कुमार व्यास को कोटक कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। हड़ौती अंचल में कृषि शिक्षा, शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की डॉक्टर अभय कुमार व्यास से। ICAR के सहायक महानिदेशक डॉक्टर अभय कुमार व्यास राजस्थान में कोटक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। आइए बात करते हैं क्या इनकी प्राथमिकता होगी, किस तरह कृषि विकास को लेकर वो हाड़ौती क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जो मुख्य प्राथमिकता हमारी रहेगी वो ये है कि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट, कि एग्रीकल्चर के अंदर हम किस तरीके से यूनिवर्सिटी का विकास करते हुए राजस्थान में कृषि का विकास कर सकें। इसमें खास बात हमें देने की ये होगी, देखने की होगी कि जो कृषि शोध है, शिक्षा है, विस्तार है और प्रशिक्षण है, उसमें किस तरीके से हम क्वालिटी ला सकें, एक्सीलेंस ला सकें और रिलीवेंस ला सकें। वो किस तरीके से विभिन्न हितग्राहियों के लिए, जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे इंडस्ट्री के साथी हैं और जो ख़ास तौर पर जो रूरल यूथ हैं, उनको हम किस तरीके से सुदृढ़ कर सकें, उनको सक्षम कर सकें, उनको सशक्त कर सकें, जिससे कि वो कृषि और कृषि से जुड़े हुए विभिन्न आयामों को
लेते हुए आगे बढ़ सके। कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान में नवाचार लाने के लिए आप पहले से जाने जाते रहे हैं, अब आपको विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी मिली है, तो निश्चित तौर पर जो ICR में आपने इम्प्लीमेंटेशन किया उसका विश्वविद्यालय में किस तरह का रिफ्लेक्शन हम देखेंगे भविष्य? स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर, आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर, आपका है हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर, साथ में है ना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग के ऊपर हमें विशेष जोर देने की जरूरत है, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अगर ठीक तरीके से होता है तो लॉसेस हमारे कम होते हैं और साथ में हम प्रसंस्करण के माध्यम से जो हमारा जो भी है ना खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है। रही बात शिक्षा की, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय एक खास तौर पर शिक्षा के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, तो हमें कृषि शिक्षा के अंदर जो नॉलेज बेस्ड हमारी एजुकेशन है, तो नॉलेज तो होनी चाहिए लेकिन इसको हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने पर सरकार का ध्यान है, लागत कम आए उत्पादन ज़्यादा हो, इस पर आप किस तरह तकनीक को आगे बढ़ाएंगे लेफ्ट टू लैंड? जो भी शोध हो, जो भी शिक्षा हो, वो अल्टीमेटली किसानों तक पहुंचनी चाहिए और इस किसानों के खेत तक पहुंचनी चाहिए, और उसके लिए जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी जो प्रणाली है उसको इफ़ेक्टिव बनाना होगा। ये जो ICT टूल्स हैं आजकल बहुत सारे, उनको हमें ठीक तरीके से काम में लेना पड़ेगा। साथ में इसके अलावा हमें डिमॉन्स्ट्रेशन, लार्ज स्केल डिमॉन्स्ट्रेशंस करने पड़ेंगे। जो भी हमारी विधाएं हैं, जो नवाचार हमारे कृषि विश्वविद्यालय में होगा और उससे जो भी तकनीकें निकलेंगी या टूल्स निकलेंगे या उससे जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो ठीक तरीके से प्रभावी तरीके तक किसानों को उनके खेतों पे या KVK के माध्यम से उनको प्रदर्शित किए जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो फैकल्टी है वो, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो, और जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आप हितग्राही बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही, प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंस बेस्ड ट्रेनिंग फॉर ऑल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो थे कोटा कृषि विश्वविद्यालय के नए नियुक्त कुलपति डॉक्टर अभय कुमार व्यास, जिनका मानना है कि विश्वविद्यालय में वो न केवल कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम करेंगे, बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक उन तक पहुँचाकर उनको सशक्त और मजबूत बनाने का सार्थक काम भी करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन हरजीत बाबा के साथ में OP यादव, DD न्यूज़, कोटा। देश में फलों और सब्जियों के उचित रखरखाव के न होने के कारण फसल उत्पादन का तकरीबन 1/3 हिस्सा खराब हो जाता है। फल एवं सब्जियों को तुड़ाई से लेकर बाजार तक ले जाने के दौरान सावधानी से किसान उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। देखते हैं OP यादव की रिपोर्ट। भारत में वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों का उत्पादन 34 करोड़ 10 लाख टन से अधिक रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ देश में खाद्य सुरक्षा में बागवानी फसलों की जितनी भूमिका है उससे भी कहीं अधिक पोषण सुरक्षा में बागवानी फसलों का योगदान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक बागवानी डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे के अनुसार बागवानी फसलें देश की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है, जो देश की खाद्य व पोषण सुरक्षा को पूरा करती हैं। ये देश में खाद्य सुरक्षा के बाद पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बागवानी फसलों का बहुत बड़ा योगदान है, और इनका मुख्य बात यह है कि कम जोत का आकार होते हुए भी ये कम क्षेत्रफल से किसानों को अधिक आमदनी उपलब्ध कराने में बहुत इनकी सार्थक भूमिका होती है। देश में पिछले वर्ष में लगभग 330 मिलियन टन से ज़्यादा बागवानी के फसलों का उत्पादन हुआ है, और आने वाले समय में इसमें और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे के अनुसार फसलों और सब्जियों के उचित रखरखाव न होने के कारण देश में फसल उत्पादन का 30 से 40% भाग नष्ट हो जाता है। इंग्लैंड जितना प्रतिवर्ष फल एवं सब्जियों का उपयोग करता है उतना प्रतिवर्ष हमारे देश में बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण तकरीबन 2,40,000 करोड़ रुपए की क्षति होती है। जो कटाई के या तुड़ाई के उपरांत का जो क्षति होती है वो 15% से लेकर के कभी कभी 30-35% तक भी क्षति हो जाती है। उसका प्रमुख कारण है कि जो कटाई के पहले का जो देखभाल फसल की है वो उतना अच्छी नहीं होती है। खास तौर से रोग और कीड़ों से जो क्षति होती है वो कटाई के बाद में भी उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरे जो रख रखाव का हमारा तरीका है, उसका जो ढांचागत विकास होना चाहिए था वो भी उतना अच्छा नहीं हो पाया है।
डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे के अनुसार फल एवं सब्जी उत्पादकों के श्रम लागत एवं समय आदि सब बेकार चले जाते हैं। इससे बचने के लिए फल एवं सब्जियों को तोड़ने, प्रसंस्करण एवं परिवहन का उचित रखरखाव व प्रसंस्करण करके उनके भंडारण अवधि को बढ़ाकर निर्यात भी किया जा सकता है। जितने भी उत्पाद हमारे हैं जिनका नुकसान हो जाता है उसको प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में अगर हम कन्वर्ट करें, बदल दें, तो इसका निर्यात भी हो सकता है और निर्यात के माध्यम से और अपने देश में भी बेमौसमी रूप में जितने उत्पाद हैं उनको हम विपणन करके अच्छा लाभ दे सकते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा किसानों को हो सकता है। इस दिशा में अनुसंधान और नीतिगत प्रयास सरकार के सतत चल रहे हैं। और गौरतलब है कि बागवानी फसलों में फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय पौधे और शहद शामिल हैं। इन सभी के मूल्य संवर्धन से एक और किसान जहां इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, वहीं प्रसंस्करण के जरिए कम लागत में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। भारत सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी क्रम में फल और सब्जियों का मूल्य संवर्धन करने के अलावा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने पर न केवल ध्यान दिया जा रहा है बल्कि कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक को अपनाकर किसानों को इस ओर प्रेरित भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन हरजीत सिंह बाबा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। सर्दियों की शुरुआत से पहले ही दिल्ली की हवा खराब होने लगी है। सोमवार को भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पंजाब सहित एनसीआर के कई इलाकों में आ रही पराली जलाए जाने की खबरों ने दिल्ली वालों की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में सर्दी से पहले वायु गुणवत्ता के खराब स्तर ने दस्तक दे दी है। सोमवार को भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई। लोधी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक PM 2.5 का स्तर 169 और PM 10 का स्तर 206 रिकॉर्ड किया गया। शहर के ITO में वायु गुणवत्ता सूचकांक 242 दर्ज किया गया। यहाँ वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में रही। उधर पंजाब सहित NCR के कई जिलों से आ रही पराली जलाए जाने की खबरों ने दिल्ली वालों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे लगे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी आयोग हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। आयोग की माने तो इस साल पराली जलाए जाने की घटनाओं में कमी देखी जा रही है। 2021 के 2375 की तुलना में इस बार पंजाब में अब तक ऐसी 1444 घटनाएं ही दर्ज की गई हैं। हरियाणा में यह संख्या पिछली बार के 1026 की तुलना में इस बार अब तक मात्र 244 है। NCR के यूपी क्षेत्र में 2021 में पराली जलाए जाने की 30 घटनाएं सामने आई थीं। इस बार अभी तक यह संख्या केवल 5 है। पराली जलाए जाने संबंधी घटनाओं की रोकथाम को लेकर आयोग पंजाब और NCR की संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के साथ संपर्क करके स्थिति की समीक्षा कर रहा है। आयोग ने कृषि, पर्यावरण सचिवों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ हालात की निगरानी कर रहा है। हाल ही में पंजाब के 23 कलेक्टरों और जिला अधिकारियों, हरियाणा के 22 जिला अधिकारियों और जिला आयुक्तों और उत्तर प्रदेश के 8 NCR जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान धान की कटाई के बाद पराली जलाए जाने पर नियंत्रण संबंधित उपायों को सख्ती से लागू किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि जागरूकता, जरूरी मशीनरी की उपलब्धता और निगरानी द्वारा हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित गांवों में पराली जलाए जाने पर नियंत्रण की रणनीति पर अमल जारी है। पराली या फसलों के अवशेष जलाए जाने से हर साल दिल्ली NCR का दम घुटने के हालात पैदा होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार ऐसे सभी उपाय किए जा रहे हैं जिनसे हालात को बिगड़ने से रोका जा सके और पराली जलाए जाने की घटनाएं नियंत्रण में रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और महाराष्ट्र के पुणे शहर में सोमवार को भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। भारी बारिश के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हदसर, मार्केट यार्ड, सिंगल रोड, NIBM, BT, कावड़े रोड और कटरा जैसे कई इलाकों में ज्यादा पानी भर गया, जिससे जलभराव की स्थिति देखी गई। कुछ निचले इलाकों में वाहन पानी में डूब गए। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिर मौसम ने करवट बदली है और कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। बारिश की वजह से रायपुर शहर के निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। रायपुर में हुई लगभग 1 घंटे की बारिश के बाद कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली। बारिश के कारण कई सड़कों पर नदी जैसा नजारा भी देखने को मिला। इससे शहर का ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हुआ। मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग का कहना है कि अभी मानसून के जाने में वक्त लगेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
और अब कुछ और खबरें खास खबर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो से इतर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के बीच साझेदारी शांति, सुरक्षा और विकास पर आधारित है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 6 साल में हमने 70 नए प्रोजेक्ट उड़ान योजना के तहत शुरू किए हैं, जिससे आम आदमी भी हवाई जहाज का सफर कर सकता है। दिल्ली की एक सीबीआई अदालत ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजनेता तेजस्वी यादव को सार्वजनिक मंचों पर जिम्मेदारी से और सोच समझकर बयान देने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 2 पायलट सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास हुआ है। वडोदरा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कपुराई ब्रिज के पास एक निजी बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुंबई हवाई अड्डे का रनवे मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मरम्मत कार्यों के लिए बंद है। इससे वार्षिक गतिविधि के कारण कई उड़ानों का समय बदला गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कई गैंगस्टर, उनके गुर्गों और उन लोगों को मदद देने वालों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी द्वारा पंजाब सहित कई अन्य जगहों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गनी को शोपियां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इमरान बशीर गनी ने शोपियां के हरमेन में ग्रेनेड फेंका था। मध्य प्रदेश के बैतूल में एसटीएफ ने हथियारों की तस्करी में संलिप्त गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 18 पिस्तौल पकड़ी गई हैं। इसी के साथ ही दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफल